पीसीओडी और पीसीओएस की बात करी, देखा जाए तो 15 से 16 साल की बच्चियों में भी ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। फीमेल बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है कि जैसे कि फेस पे बाल उगना, सिर के बालों में हेयर फॉल ज्यादा हो जाना, फेस पे एक्ने हो जाना, पिंपल्स हो जाना और वेट बढ़ते जाना। इसके साथ ही साथ उनके पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं। रिसेंटली हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। NICPR की जो रिपोर्ट है, उन्होंने रिपोर्ट जारी करी है कि हर 1 मिनट में भारत में एक महिला की मृत्यु कैंसर की वजह से होती है। तो आप सोचिए कि कैंसर का रेट कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर को रोक सकती है? अगर महिलाएं जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो वो जो कैंसर का होने का जो रिस्क था उसको 20% तक कम कर सकता है। गाँव में अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है कैंसर को लेके और बहुत ज्यादा वो हाइजीन को भी नहीं समझते हैं। आज हर व्यक्ति को पता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। उसके ऊपर आप देखेंगे तो कितनी भयावह एक पिक्चर बनी हुई होती है, लेकिन वो बनने के बाद भी लोग उसको खाते हैं और उनको लगता है कि हमें कैंसर नहीं होगा। WHO है और अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है, उन लोगों ने डेटा जो दिया है उसके आधार पे कम से कम 30% जो कैंसर के केसेस है वो उनमें तंबाकू का कारण भी पाया जाता है। 35% जो है अनहेल्दी डाइट। आज का ये एपिसोड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और सेंसिटिव होने वाला है। आज के इस एपिसोड में हम महिलाओं से जुड़ी हुई हेल्थ प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, जिनको सोसाइटी में अक्सर खुलकर बात नहीं की जाती है, जिनको टैबू समझा जाता है। हम कहने के लिए तो बहुत मॉडर्न है, लेकिन क्या हम अपनी फैमिली में पीरियड्स के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों? आज के इस पॉडकास्ट में हम एक सेंसिटिव टॉपिक पर भी बात करेंगे, जैसा कि आप हमारे थंबनेल से समझ ही चुके होंगे। जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो कैंसर के ऊपर रिसर्च कर चुकी है, 2000 से ज्यादा बच्चों को योग सिखा चुकी है और सिखा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस एपिसोड को। मिलवाते हैं आपको हमारे गेस्ट से। हरिओम मैम, स्वागत है आपका द वैदिक शो पॉडकास्ट में। हरिओम अपर्णा, हरिओम शशांक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में इनवाइट किया। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर, बहुत सुंदर लग रहे हो आप। धन्यवाद अपर्णा, आप भी बहुत सुंदर लग रही हो हमेशा की तरह। आप आगे दें, हम शुरू करते हैं आज की इस एपिसोड। हाँ जी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं महिलाओं से जुड़ी हुई प्रॉब्लम से। तो देखा जाता है कि महिलाओं से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हम एकदम से चर्चा का विषय नहीं बनाते हैं। इवन हम अपने घरों में भी देख लें तो बच्चों को हम उनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम के बेसिक प्रॉब्लम के बारे में भी नहीं बताते हैं, कतराते हैं उनको बताने से। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें पीरियड्स का, तो पीरियड्स को ही हमारे फैमिली में जो महिलाएँ हमारी एक चर्चा नहीं कर पाती हैं, खुलकर बात नहीं कर पाती हैं इस पर, और इसको कई सोसाइटी में तो टैबू भी समझा जाता है इस पर बात करना। तो महिलाओं से ऐसी कौन कौन सी बेसिक जुड़ी हुई प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड जो महिलाओं में ज़्यादा होती हैं? शशांक जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। महिलाओं का शरीर अपने आप में ही ईश्वर की एक अनुपम देह है, रचना है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शरीर है। महिलाओं को बहुत सारे, वैसे तो मेल फीमेल सभी को अलग अलग दौर से गुजरना पड़ता है, लेकिन महिलाओं को थोड़ा विशेष कर, क्योंकि पहले प्यूबर्टी एज आती है, उसके बाद वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता रहता है, फिर मदरहुड को वो लेती हैं, उस समय पे भी उनके शरीर में प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल बहुत सारे इफेक्ट आते हैं। तो इस तरीके से महिलाओं की जो जीवन में है बहुत सारे फेजेस आते हैं जिसमें हार्मोनिकल चेंजेस और बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। तो महिलाओं की जो मेन समस्या है, जो मैं मानती हूँ कि पहला तो है कि उनका मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड। तो आजकल लड़कियों में PCOD PCOS की बहुत बड़ी समस्या पाई जाती है, जिसकी वजह से उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो डिस्टर्ब रहता है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। उसके बाद जो है इनफर्टिलिटी भी आज के टाइम पे बहुत बड़ी समस्या महिलाओं में देखी जा रही है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, डाइट है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे हो सकती हैं। और एक आज के टाइम पे जो महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है वो है कैंसर। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर जो है उसके रिस्क सबसे ज़्यादा बढ़ते चले आ रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर है, गर्भाशय का जो कैंसर है, उसमें ही सर्विकल कैंसर के जो रेंज हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे अभी आपने PCOD और PCOS की बात करी, देखा जाए तो 15 से 16 साल की बच्चियों में भी ये बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? आजकल हम देखते हैं कि हमारे पास थेरेपी के लिए जितनी भी लड़कियां आती हैं उनमें PCOD और PCOS की समस्या आम होती जा रही है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो है पहले हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। हमारे शरीर में, महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 मेन फीमेल हार्मोन है। वहाँ पे एक मेल हार्मोन जैसे एंड्रोजन हो गया, वो भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है।
लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ कारणों की वजह से वो थोड़ा उसकी मात्रा ज़्यादा होने लग जाती है, जिसकी वजह से उन फीमेल बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है, कि जैसे कि फेस पे बाल उगना, सिर के बालों में हेयर फॉल ज़्यादा हो जाना, और फेस पे एक्ने हो जाना, पिंपल्स हो जाना, और वेट बढ़ते जाना। तो ये इसके साथ ही साथ उनके पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं। पीसीओडी और पीसीओएस दोनों समस्याएं जो है वो महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित समस्याएं हैं। पीरियड्स के टाइम पर जैसे क्रैम्प आना या बहुत पेन रहना और इरेगुलर पीरियड होना, ये बहुत सारी समस्याएं उनको होती हैं। अब हम आते हैं एक सेंसिटिव मुद्दे पर, हाँ जी। है कैंसर। तो जब भी हम कैंसर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हम घबरा जाते हैं। तो जो भी कैंसर से पेशेंट रहते हैं वो सोचते हैं कि अब 2-4 दिन की ज़िंदगी है, उसके बाद तो ख़त्म हमारी ज़िंदगी। तो हम सबसे पहले कैसे आसान भाषा में समझें कि कैंसर होता क्या है और इसके होने के कारण क्या हैं। कैंसर आज के टाइम पे ग्लोबली एक लीडिंग डिजीज़ बन चुकी है, जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ हर साल होती हैं। जितनी भी रिसर्चेज हैं, डेटाज हैं, वो कहते हैं कि आज के टाइम पे ये जो रेट है, डेथ का जो रेट बढ़ता है, वो सबसे ज़्यादा कैंसर की वजह से हो रहा है ग्लोबली। अभी यहाँ पे कैंसर क्या होता है और क्यों होता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब लोगों को ये समझ में आएगा, और शशांक जी मेरा मानना है कि लोगों में जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक उनके अंदर वो कैंसर का जो डर है, भय है, वो बैठा रहेगा। तो कैंसर क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। कैंसर सेल्स, ऐसा नहीं है कि कैंसर की जो बीमारी है वो बाहर से हमारे भीतर आ रही है। कैंसर सेल्स हमारे भीतर ही प्रेजेंट है। हमारे भीतर जैसे ये जो शरीर है, आपने देखा कि जो जीवन की शुरुआत होती है कि वो कोशिका से ही स्टार्ट होगा। जो यहाँ पे मेल एंड फीमेल जो एग हैं वो फर्टिलाइज होंगे, और एक कोशिका जिसको जाइगोट कहते हैं, वो कोशिका का निर्माण होता है। फिर उसमें सेल डिवीजन होता रहता है, और सोचिए कि इतनी छोटी कोशिका से एक कितना बड़ा शरीर बन जाता है। एक जो छोटा बच्चा होता है जब वो जन्म लेता है तो उसका औसत वेट जो होता है वो 2.5 से 3 किलो का होता है। तो सोचिए कि कितनी कोशिकाओं में वृद्धि हुई होगी कि इतना बड़ा शरीर का निर्माण हुआ। अब ये कोशिका वृद्धि हमारे जीवन में निरंतर चलती रहती है जब तक हम जीवित रहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोशिकाएं बनती रहती हैं और मरती रहती हैं, न्यू सेल्स उनकी जगह लेती रहती हैं। तो हर कोशिका का अपना एक लाइफ साइकिल होता है, लाइफ स्पैन होता है। वो उतने तक कार्य करती है और उसके बाद वो उसकी डेथ हो जाती है। न्यू सेल्स जो है वो उस फ्लो में आ जाती हैं। अब कैंसर की प्रॉब्लम में क्या होता है, समस्या में क्या होता है कि कोशिका जो है वो अनयूजुअल, अनकंट्रोल ग्रोथ करती रहती है, सेल डिवीजन करती रहती है। कोशिकाओं में मुख्यतः उसके सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए में जीन्स होते हैं। वहाँ पे क्या होगा, कोशिकाओं में उसको कमांड मिलती है कि आपने सेल डिवीजन करना है और कहाँ पे इसको कंट्रोल करना है। कई बार डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है, डीएनए डैमेज हो जाता है, तो डीएनए खुद को रिकवर कर लेता है, या फिर अगर रिकवर नहीं कर पाता है तो वो कोशिका को कमांड देता है कि डाई होने का। कई बार ऐसा होता है कि दूसरा जो जीन था वहाँ पे इंटरफेयर करता है, और वहाँ पे वो जो डीएनए था वो उसके कमांड को नहीं मानता है वहाँ पे, और सेल डिवीजन चलता रहता है। तो जिसकी वजह से जो कोशिकाएं होती हैं वो ग्रो करती रहती हैं, और वृद्धि वहाँ पे एक बहुत सारी कोशिकाएं हो जाती हैं, उनकी ग्रोथ होने लग जाती है, और जिसको आप एक ट्यूमर का नाम दे देते हैं हम लोग, कि वहाँ पे क्या हो गया, कोशिकाओं का एक ग्रुप बन गया। तो वो क्या करता है कि अगल बगल की जो कोशिकाएं हैं, अगल बगल की जो टिश्यूज़ हैं, उनको भी अफेक्टेड करने लग जाता है। तो वो एक ट्यूमर के रूप में दिखाई देता है, जिसको हम कैंसर का ट्यूमर कहते हैं। तो ये तो हो गया कि कैंसर होता क्या है। अब क्यों होता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, कि जैसे अभी हमने कहा कि जीन में कुछ वहाँ पे डिसऑर्डर आने की वजह से कैंसर होता है। उसके अलावा बहुत सारे कारण हैं, जैसे हार्मोनिकल रीज़न भी हो सकते हैं, हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से भी कैंसर हो सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे जो कारण हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आज हर व्यक्ति को पता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। ठीक है, आज मार्केट में कई तंबाकू जो है वो कई रूपों में मिल रहा है, और लोग ये जानते हुए भी कि ये हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि तो कितनी भयावह एक पिक्चर बनी हुई होती है। लेकिन वो बनने के बाद भी लोग उसको खाते हैं और उनको लगता है कि हमें कैंसर नहीं होगा। लेकिन भले ही वो अभी उनको कैंसर ना हो, लेकिन जैसे वो 40 साल से ऊपर बढ़ेंगे उनके कैंसर होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो तंबाकू भी इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो रिसर्चेज़ है, जब मेरा जो टॉपिक था कैंसर पेशेंट के ऊपर ही था, और जब मैंने इस पर रिसर्च करी तो हमने डेटा उसमें देखे, प्रीवियस जो रिसर्चेस थी उनको देखा। तो यहाँ पे WHO है और अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है, उन लोगों ने डेटा जो दिया है उसके आधार पे कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा जो परसेंटेज है, कम से कम 30% जो कैंसर के केसेस है वो उनमें तंबाकू का कारण भी पाया जाता है।
35% जो है अनहेल्दी डाइट, जो भी आज का हमारा खान पान है कि हम जो भी भोजन ले रहे हैं, आपने देखा होगा कि जो अब आज की जनरेशन है वो फास्ट फूड की तरफ, जंक फूड की तरफ, प्रोसेस्ड फूड की तरफ, तो ये जो जितनी भी चीज़ें हम खा रहे हैं और खाने के लिए हम जो डिस्पोजल और ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक का जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो अनहेल्दी डाइट, इसका 35% कम से कम कैंसर होने के चांसेस इससे रहते हैं। इसके अलावा अदर चांसेस भी हैं कि अदर जो कुछ रीज़न है, लेकिन यहाँ पे बात उठती है कि जैसे छोटे बच्चे हैं तो वो तो कुछ नहीं खाते, उनमें कैंसर क्यों होता है? तो कई बार ये जेनेटिक भी होता है कि भाई आपकी प्रीवियस जो हिस्ट्री थी वहाँ पे से किसी को कैंसर रहा होगा तो वो आगे जाने के लिए भी उसके चांसेस रहते हैं। और कुछ अराउंड 3% ऐसे भी केसेस हैं जो अभी अननोन हैं, उन पर रिसर्चेस चल रही है कि कैंसर उन लोगों में क्यों पाया गया। तो कैंसर होने के पीछे तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, जो लोग स्मोक करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, अगर ये चीज़ें नहीं करते तो अनहेल्दी डाइट लेते हैं, या उनकी बॉडी में किसी वजह से हार्मोनिकल चेंजेस आ रहे हैं या जीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। जैसे अभी एक न्यूज़ में मैंने पढ़ा रिसेंटली, हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर हो गया हाँ था। जी। ऐसे बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, जैसे कि महिमा चौधरी, एक साउथ इंडियन एक्टर है गौतमी, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है और महिलाएं इसके लिए जागरूक क्यों नहीं हैं? क्योंकि जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो फर्स्ट स्टेज में ही अवेयर हो जाएं और इसका उपचार कर पाएँ। हाँ जी, ब्रेस्ट कैंसर जो है, जितने भी कैंसर के टाइप हैं, तो ये लीडिंग नंबर 2 पे लीड कर रहा है। पहले नंबर पे जो है जितने भी रिसर्चेज है उनके आधार पे कि पहले नंबर पे जो है वो लंग्स कैंसर है, उसके जो केसेस है वो सबसे ज़्यादा है, तो नंबर 1 पे वो जा रहा है। और ब्रेस्ट कैंसर उसके बाद सेकंड नंबर पे है ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। भारत की अगर हम बात करें, NICPR की जो रिपोर्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, उन्होंने रिपोर्ट जारी करी है कि हर 1 मिनट में भारत में एक महिला की मृत्यु कैंसर की वजह से होती है। तो आप सोचिए कि कैंसर का रेट कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ब्रेस्ट कैंसर के केसेस सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर है इसके सर्वाइवल रेट भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में हम सेल्फ डायग्नोस कर सकते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जागरूकता को फैलाना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर होने के पीछे जो हेरिडिटरी है, इनहेरेंट हो रहा है कि अगर आपकी किसी की फैमिली में पहले दादी को, मम्मी को, मौसी को, नानी को, किसी को भी अगर ब्रेस्ट कैंसर रहा होगा तो इस न्यू जनरेशन में उसके होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब यह है कि ब्रेस्ट कैंसर को हम कैसे जानें, क्योंकि अगर इसको शुरुआत में ही पहचान लिया जाए या कैंसर के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं उनको पहचान लिया जाए तो हम इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके हम अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि जो चेंजेस हो रहे हैं कैंसर की एक बहुत बड़ी एक अगर हमें रोकथाम करना है तो उसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए। किसी भी प्रकार के कैंसर में, चाहे वो मुंह का कैंसर हो, गले का कैंसर हो, लंग्स का कैंसर हो, कहीं का भी कैंसर हो, अगर हम अवेयर हैं, अगर हमें लग रहा है कि हमारे शरीर में कुछ अनयूजुअल हो रहा है, पहले ये नहीं था अब कुछ चेंजेस आ रहा है, तो उस चीज़ को हमें बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर में है, ब्रेस्ट कैंसर में जैसे फीमेल है तो पीरियड्स के बाद या पीरियड से पहले उसमें ब्रेस्ट में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपको अपने ब्रेस्ट में हैवीनेस लग रही है, जो ब्रेस्ट साइज़ है वो चेंज हो रहा है, निप्पल का साइज़ जो उसके चारों तरफ का कलर है वो चेंज हो रहा है, वहाँ पे डिम्पलिंग हो रही है, तो ये साइन होता है। और उसके अलावा आपको ब्रेस्ट में किसी को भी कोई गांठ लगती है तो ये साइन होता है कि आपको कहीं ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। तो पहले सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, अपने शरीर के ऊपर खुद से ध्यान देना है। अच्छे से जो फीमेल हैं वो टच करके उसको देख सकती हैं, अगर उनको कुछ भी लगता है तो वो अपना चेकअप करा सकती हैं। तो मैमोग्राफी जो है उसका बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट है, टेस्ट है, उस टेस्ट के द्वारा वो जल्दी जो है वो डिटेक्ट हो जाता है। तो अगर शुरुआती लक्षणों को देखकर हम डॉक्टर के पास जाएं और अपना डायग्नोस कराएं, टेस्ट करवाएं, तो हम काफ़ी हद तक इसकी लास्ट स्टेज से पहले पहुंचने से पहले ट्रीटमेंट ले सकते हैं। क्या ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर को रोक सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। WHO की रिपोर्ट के अनुसार अगर महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, क्योंकि जब ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उस समय पे भी, उस ड्यूरेशन में भी हमारे अंदर जो है हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं, उसके लिए भी हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। तो अगर महिलाएं जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो वो जो कैंसर का होने का जो रिस्क था
उसको 20% तक कम कर सकता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। अगर महिलाएं 1 साल या उससे अधिक समय की अवधि तक अपने बच्चे को फीड कराती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, तो वो कैंसर के रिस्क को बहुत काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है उनमें। जैसे गाँव में अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है कैंसर को लेके, और बहुत ज़्यादा वो हाइजीन को भी नहीं समझते हैं, और बहुत ही ज़्यादा एक जो ट्रेंड में आ रहा है ओवेरियन कैंसर, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? जो फीमेल है, जैसे मैंने अभी कहा कि जागरूकता अगर गांव में भी है तो हमें क्या करना चाहिए कि वहाँ पे जागरूकता को फैलाना, क्योंकि आपने देखा होगा अब धीरे धीरे टाइम जब से कोविड के बाद तो जो लाइफ है वो बहुत चेंज हो गई है। ठीक है, गांव हो चाहे शहर हो, सब लोग सोशल मीडिया से जुड़ गए हैं। अगर हम इन माध्यमों से, जैसे आपने प्लेटफॉर्म बनाया है, इन माध्यमों से अगर हम अपनी बात को पहुंचाएं, और आज हर व्यक्ति जो है डिजिटल लाइफ से कनेक्ट कर रहा है, तो जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को, विशेषकर महिलाओं को, जो भी हम उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, जो भी उनको ज्ञान दे रहे हैं, अपने आसपास, हमारे पास आसपास जो भी महिलाएं रहती हैं, तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उनको जागरूक करें कि वो अपने पर्सनल हाइजीन की तरफ बिल्कुल ध्यान दें। अगर उनके शरीर में कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उसके लिए उनको जांच कराने से कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि कई लोगों के लिए माइंड में रहता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर तो कोई बीमारी बता देगा, लेकिन अगर आप प्राइमरी स्टेज में, प्री स्टेज में जा रहे हो तो आपकी बीमारी को वहीं कंट्रोल भी किया जा सकता है। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे आसपास की जो भी ग्रामीण एरिया हैं उनको हम जागरूक करें, महिलाओं को जागरूक करें, और महिलाएं कहीं की भी हों, गांव की हों, शहर की हों, सभी महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। कैंसर में एक डिफ़िकल्ट थेरेपी आती है, कीमोथेरेपी। इससे लोग काफ़ी डरते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बाल भी झड़ते हैं। ऐसे में लोग जो है घबरा जाते हैं। तो आप ऐसे कैंसर पेशेंट्स को क्या बताना चाहेंगी जिससे कि वो डरे ना और ट्रीटमेंट को कंटिन्यूसली चालू रख पाएँ? मैं यही कहना चाहूँगी कि कैंसर जो बीमारी है, जैसे ही किसी को अगर डायग्नोस होती है तो सबसे पहले अपने विल पावर को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मानसिक रूप से उस चीज़ को तैयार होना ज़रूरी है। कैंसर को भी एक बहुत बड़ा चढ़ा के, मतलब उसके लिए इतना फोबिया, इतना डर अपने दिमाग पे ना पालें, क्योंकि उसका भी हमारे शरीर के ऊपर एक नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे और बीमारियां हैं, जैसे हमें बुखार आ जाता है, खांसी है, जुकाम है, उस बीमारी को भी उसी तरीके से लें, और जैसे उन बीमारियों का हम ट्रीटमेंट ले लेते हैं उसी तरीके से कैंसर का भी ट्रीटमेंट लेना है। आज के समय में, आज से कुछ सालों पहले तक वाकई में जो कैंसर की बीमारी थी वो एक भयावह बीमारी थी, क्योंकि उस टाइम पे ट्रीटमेंट के इतने सारे साधन उपलब्ध नहीं थे। आज के टाइम पे कीमोथेरेपी की जो इफ़ेक्ट पहले होते थे उनको थोड़ा सा कम उसने प्रभाव पड़ते हैं। आज के टाइम पे टारगेट जो थेरेपी है, टारगेट सेल, अब ये टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो टारगेट थेरेपी है उसके द्वारा डायरेक्टली, पहले ये होता था कि जो आपकी हेल्दी सेल्स हैं और जो कैंसरस सेल्स हैं उन दोनों को वो प्रभावित करती थी। टारगेट सेल में बॉडी में वो डायरेक्टली उसी टारगेट जगह पे इफेक्ट डालेगी जहाँ पर कैंसर सेल्स हैं। तो धीरे धीरे जो साइड इफ़ेक्ट है वो अब शरीर में कम पाए जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले जो कैंसर पेशेंट है उनको अपनी विल पावर को बढ़ाना है, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना है, इसके जो भीतर जो भी डर है उसको बाहर निकालना है। जैसे आपने भी देखा होगा कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, आपने देखा होगा कि बार बार एग्जाम्पल दिया जाता है कि वो कैंसर से फाइट करके आ गए, उन्होंने कैंसर से लड़ाई करी और जंग जीत कर आ गए। तो वाकई में ये एक जंग है, लेकिन इस जंग के लिए हमें तैयार रहना है। जो भी कैंसर पेशेंट है उनको भीतर से, अंदर से उसके लिए तैयार रहना है, डरना बिल्कुल नहीं है, अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रखना है, अच्छी डाइट लेनी है और अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से कराना है। मैम, जैसे कि एक मूवी है मुन्ना भाई MBBS, हाँ जी, उसमें मुन्ना भाई यानी कि संजय दत्त हंसी हंसी में ही बहुत सारे पेशेंट को हील कर देते थे। जैसे कि उसमें एक पेशेंट था जो काफ़ी टाइम से व्हील चेयर पर था, लेकिन हंसी हंसी में ही वो व्हील चेयर में ही ठीक हो गया। इमोशनल सपोर्ट अगर हम उनको दे, पड़ सकता है प्रभाव? हाँ जी, बिल्कुल। इमोशनल जो सपोर्ट है, आपने एक वर्ड यूज़ किया है, वाकई में कैंसर पेशेंट को उस समय पे इमोशनल सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि उनको फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली तीनों तरीके से उनको हेल्दी रहना है, फिट रहना है। तो उस समय पे जो भी उनके घर के परिवार के जो लोग हैं, उनके जो दोस्त हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनको ये ना जताएं कि हाँ वो बीमार है,
जैसे आपने देखा होगा कि हमारे देश में हम लोग की एक परंपरा है कि कोई बीमार है तो हम उसको देखने जाते हैं। हाँ, देखने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी उसके सामने उसको ऐसे फील ना कराएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मिलने आते हैं और उनके सामने एग्जाम्पल देते हैं कि उसको भी कैंसर था, इसको भी कैंसर था, वो नहीं सर्वाइव कर पाया। आप उन लोगों को पॉजिटिव बातें बताइए कि हाँ, उन्होंने कैंसर से जंग लड़ी है और आज अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। तो उनको एक इमोशनल सपोर्ट आपने देना है, उनको मोटिवेट करना है, उनके सामने आप लोग नॉर्मल बिहेव कीजिए, उनको ऐसा ना, कैंसर की बीमारी कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। कई लोगों को लगता है कि वो इस व्यक्ति को कैंसर है, उनके मन में भी बहुत सारे डर रहते हैं। तो कैंसर कोई ऐसे संक्रमण रोग नहीं है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाएगा। आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ बातें कीजिए, उनके साथ हंसी मजाक कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि उनका माइंड थोड़ा डाइवर्ट होगा और जो वो अपनी कैंसर के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं कैंसर के बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को पता चलता है कैंसर, तो उसकी नींद वैसे ही उसको उड़ जाती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी उन लोगों को हो जाती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर आना, एडजस्टमेंट करना पड़ता है उनको, थोड़ा सा पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है कि कभी एग्रेशन में आ जाएंगे, कभी बड़े शांत होंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। तो ये भी उनके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। तो हमें उनको इमोशनल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, जिससे उनका जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो थोड़ा सा सही तरीके से आएँ और उनको उनका जो जीवन है वो एक पॉजिटिव वे में वो उसको लें, अपने अंदर नेगेटिविटी ना लाएं कि जीवन ख़त्म हो रहा है। उनके भीतर जो जीने की इच्छा है वो बनी हुई रहनी चाहिए। रेक्टल कैंसर, उसके बारे में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो क्या होता है, क्या कारण है उसके पीछे? उसके पीछे भी जो सबसे पहला कारण है वो है अनहेल्दी डाइट। जो लोग खाना अच्छे से नहीं ले रहे हैं, डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं, तो कई बार उसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो गया। कई लोगों को इसके पीछे अल्सर अगर उनको हो रहा है, इंटेस्टाइन में उनको अल्सर हो रहा है, उसके भी कारण है। तो जो कॉलन का लास्ट वाला हिस्सा है उसी को हम रेक्टम कहते हैं, रेक्टल पार्ट होता है। तो कॉलन रेक्टल कैंसर में क्या होगा कि अगर वहाँ पे वो डाइट प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से भी, हार्मोन्स की वजह से भी, और जैसे जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जैसे मैंने बोला, और उसमें सबसे मेन कारण है जो लोग रेड मीट लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके कैंसर के चांसेस को बढ़ा देते हैं। रेड मीट क्या होता है? तो रेड मीट में है जैसे कि वो लोग पिग का लेते हैं या बीफ है, कुछ भी इस तरह का मीट ले रहे हैं, तो वो सब रेड मीट रॉ मटेरियल में जो ले रहे हैं, रॉ मीट जो है या रेड मीट है, उसको डाइजेस्ट करने में कई बार कई लोगों को बहुत कठिनाई होती है। तो अगर इस तरीके की डाइट वो ले रहे हैं, साथ में अल्कोहल भी ले रहे हैं, स्मोक भी कर रहे हैं, या उनको, अगर जो लोग ये नहीं लेते तो उनको कई बार अल्सर हो चुका है, तो बहुत सारे इसके पीछे कारण हैं जिसकी वजह से उनको रेक्टल कैंसर होता है। तो उनको ध्यान देना चाहिए कि यदि उनका बॉल जो सिम्टम है वो चेंज हो रहा है। कई लोगों को अगर कॉन्स्टिपेशन है, बहुत पहले उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता था। जैसे मैंने बोला कि कैंसर में हमें अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना है कि हमारे शरीर में अगर कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, तो अगर उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे समय तक रह रहा है, या फिर कभी हो गया तो लूज मोशन उनको स्टार्ट हो गया, तो चेंज हो रहा है, तो जो भी इस तरीके की चेंजेस आ रहे हैं, या फिर उनके मल में जो है ब्लड आ रहा है, ब्लीडिंग आ रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, तो इसमें उनको डॉक्टर से जाके डायग्नोस कराने की आवश्यकता है। एक रील वायरल हुई थी कि नींद की वजह से भी कैंसर होता है, तो क्या सच में नींद की वजह से कैंसर होता है? अपर्णा जी, नींद की वजह से कैंसर होना या कैंसर की वजह से नींद उड़ना, ये दोनों अलग अलग, ये दो चीज़ें हैं। हम एग्जैक्टली नहीं कर सकते कि नींद की वजह से कि नींद पूरी नहीं हो रही है तो कैंसर हो गया। लेकिन हाँ, जैसे अभी हमने बात किया कि जो हार्मोनिकल इम्बैलेंस है उसके पीछे, उसकी वजह से भी कैंसर होता है। आज की जो जनरेशन है, आज के समय पे आपने देखा होगा कि हम गैजेट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेट नाइट मोबाइल पे देखना, लेट नाइट पार्टीज़ करना, देर में रात को खाना खाना। तो जब आप लेट नाइट खाना खाएंगे तो आपका सोना भी लेट में होगा, नींद आपकी कम होगी, और साथ में आप गैजेट्स का यूज़ बहुत कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि मेंटल रेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता है। अगर हम मेंटल रेस्ट नहीं मिल रहा है, मेंटल पीस नहीं मिल रहा है, तो शरीर में उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? हमारे शरीर में डेफिनेटली हार्मोन्स के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। और अगर हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए तो उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। तो इसका मतलब है कि नींद पूरी ना होने के कारण हमारे शरीर में मानसिक तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, शरीर को आराम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, और वो भी कैंसर का एक कारण हो सकता है। क्या आप योग की कुछ ऐसी क्रियाएं बताएंगी जिससे कि कैंसर पेशेंट जो है उनको मेंटल पीस मिल पाए? बिल्कुल।
योगाभ्यास में योग जो है अपने आप में एक ऐसा अभिन्न अंग है कि अगर हम उसको अपने जीवन में अपनाएं तो वो केवल हमें केवल शारीरिक रूप से नहीं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और हर तरीके से हमें स्वस्थ रखता है, फिट रखता है। तो योग के बहुत सारे अभ्यास हैं। यदि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है तो सूर्य नमस्कार जो अभ्यास है, व्यक्ति अगर एक दिन में सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास करता है तो समझ लीजिए उसने अपने शरीर पूरे संपूर्ण अंग की जितनी मांसपेशियां हैं, जोड़ है, सबका अभ्यास कर लिया। तो यहाँ पे क्या है कि अगर दो स्थितियाँ हैं कि कैंसर से पहले क्या और कैंसर के बाद। तो कैंसर अगर किसी व्यक्ति को नहीं है, अगर वो स्वस्थ है, तो हमारा आयुर्वेद और योग तो कहता ही है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य रोग प्रशमनम चा। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो हमेशा स्वस्थ बना रहे, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसी के लिए हम योगाभ्यास करते हैं। और यदि कोई आतुर मतलब रोगी हो गया तो फिर उसका उपचार भी योग चिकित्सा के माध्यम से करना। अब यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को नहीं है कैंसर तो अपने जीवन में, डेली रूटीन में, अपने लाइफ स्टाइल में वो योग अभ्यास को अपना सकते हैं। अगर वो योग अभ्यास नहीं करना जानते तो वो कोई एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि मोटापा भी कैंसर का एक कारण है। तो आज के समय पे मोटापा जो है वो अपने आप में एक इंडिविजुअल डिजीज़ के रूप में बढ़ता जा रहा है। मोटापे से भी बहुत लोग परेशान हैं। तो अगर किसी को मोटापा है तो उसकी वजह से भी उसको कैंसर हो सकता है। तो कैंसर, जो लोग इनएक्टिव हैं, मतलब कोई काम नहीं कर रहे, काम तो कर रहे हैं, अपना डेली रूटीन का जो जॉब है, काम है, वो कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, अपने मसल्स का यूज़ नहीं कर रहे, अपने जॉइंट्स को पूरा अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी उनको समस्याएं भविष्य में हो सकती हैं। तो कम से कम थोड़ी देर के लिए उनको जो योगाभ्यास, सरल योगाभ्यास है, उसमें सबसे सरल है पवन मुक्तासन सीरीज़। ठीक है, वो पूरा आसनों का समूह है जो आपके टो से लेकर हेड और हेड से लेकर टो तक है। एक एक मसल्स जॉइंट को अच्छे से उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति पवन मुक्तासन समूह और सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रतिदिन करता है और ब्रीथिंग प्राणायाम में यदि उनको प्राणायाम आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आते हैं तो डीप ब्रीथिंग, जिसको हम डायफ्रामिक ब्रीथ कहते हैं, कि शांत बैठ के लंबी गहरी श्वास को लेना और लंबी गहरी श्वास को ही छोड़ना। अगर इस क्रिया को वो करते हैं तो काफ़ी हद तक वो बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अब है कि जिनको कैंसर हो गया तो वो बहुत सारे यौगिक अभ्यास नहीं कर सकते, उसमें से वो बहुत, जैसे आपने कहा कि मेंटल पीस उनको चाहिए, मानसिक शांति उनको चाहिए, तो कैसे कई लोगों को, अभी इससे पहले हमने नींद की बात करी कि नींद उनको नहीं आती है, या किसी दूसरे व्यक्ति को भी अगर नींद नहीं आती है, तो जो सामान्य व्यक्ति है यदि उसको नींद नहीं आती है तो उसकी वजह से उसके शरीर में, मैंने जैसा कहा कि बहुत सारे चेंजेस उसके शरीर में आ जाएंगे। तो वो सरल योगाभ्यास में, योग की क्रियाओं में एक आता है योग निद्रा, योगिक स्लीप जिसको कहा जाता है, वो योगिक स्लीप कर सकते हैं, योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। अगर वो 15 मिनट 20 मिनट भी प्रतिदिन योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो उनको उसके अभ्यास से उनको मानसिक शांति प्राप्त होगी और उनका जो पूरा शरीर है वो रिलैक्स होगा। तो इसका अभ्यास वो कर सकते हैं। तो प्राणायाम है, सरल योगा अभ्यास है, ध्यान, क्योंकि ध्यान जो है, जो कैंसर के पेशेंट हैं उनके लिए ध्यान करना बहुत मुश्किल होता है, तो उनके लिए जो हम प्रोग्राम रखते हैं वो होता है गाइडेड मेडिटेशन, जिसके द्वारा उनको उनकी जो बीमारी है उससे थोड़ा सा हटा के उनको गाइड किया जाता है कि कैसे धीरे धीरे सजगता लेके आनी है अपने ऊपर, और योग निद्रा का अभ्यास उनको कराया जाता है। तो इन अभ्यासों के माध्यम से वो स्वस्थ रह सकते हैं। आपने कैंसर पे काफ़ी रिसर्च किया है, तो आपको कैंसर के बारे में ऐसे कौन से मिथ्स सुनने को मिले हैं जो कि आपने अपने अनुभव में सुने होंगे? कैंसर के प्रति पहले लोग जागरूक नहीं हैं। जो हमने देखा, मैंने अपने रिसर्च में जो हमारे पास पेशेंट थे उनके ऊपर देखा कि उनके शरीर में अगर वो पहले डॉक्टर के पास चले जाते तो हो सकता है कि उनका सर्वाइवल रेट थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता, लेकिन पहले पेशेंट क्या करते हैं कि उसको नॉर्मल लेते हैं। हमारा शरीर जो है भगवान ने ऐसा बनाया है कि ये हमें सिग्नल देता है, साइन देता है कि अगर अंदर कुछ भी हो रहा है तो ये हमें कुछ ना कुछ सिम्टम्स ज़रूर देगा। अब हमारे ऊपर है कि हम उन सिग्नल को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। जैसे आपने मिथ की बात करी, तो मिथ में क्या है कि लोगों को लगता है कि अगर गांठ में दर्द है तो वो कैंसरस है, गांठ में दर्द नहीं है तो ये एक नॉर्मल गांठ है, और उनको लगता है कि ये नॉर्मल गांठ है, इसमें दर्द नहीं हो रहा है और ये कैंसरस नहीं हो सकती। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी गांठ कैंसरस है और कौन सी गांठ कैंसरस नहीं है, नॉन कैंसरस है। जो नॉन कैंसरस गांठ होती हैं उनको हम कहते हैं विनाइन,
वो विराइन होती हैं, वो बॉडी में कहीं पे भी पाई जा सकती हैं। वो एपिथेलियल जो टिश्यूज़ हैं उनमें भी पाई जाती हैं, वो फाइब्रोइड्स की भी हो सकती हैं। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए शरीर पहले जांच कराना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर उस गांठ में दर्द नहीं है तो वो कैंसरस नहीं है, वो भी कैंसरस हो सकती है, क्योंकि उस गांठ में अगर दर्द, लोगों को लगता है कि कैंसर सेल्स में दर्द होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दर्द तब होगा जब वो बहुत आगे बढ़ जाता है। प्राइमरी स्टेज में हम नहीं कह सकते कि उसमें दर्द नहीं है। तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके हमें चेकअप कराना चाहिए कि वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, जिससे हम उस बीमारी से बच सकें। ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिससे कि कैंसर जो है अर्ली स्टेज में ही पता चल जाए, जिससे कि लोग इसके बारे में अवेयर हो जाएं और ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ पाएं? शशांक जी, आज के समय पे स्क्रीनिंग आपने सुना होगा, ये बहुत अच्छा एक माध्यम है जिसकी वजह से कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो जाता है। तो कैंसर के लिए बहुत सारे टेस्ट आज हैं, जैसे मैंने बात की थी कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी टेस्ट है, ऐसे ही बहुत सारे जो कैंसर के लिए हैं अलग अलग स्क्रीनिंग। और ख़ास तौर पे जो महिलाएं हैं, जो लोग 40 साल से ऊपर हो चुकी हैं, उनको अपने साल में एक बार या 2-3 साल में एक बार स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। जब हम स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर छोटी से छोटी भी गांठ शरीर के अंदर है या कैंसर सेल्स डेवलप हो रही हैं तो वो अर्ली डिटेक्ट हो जाती हैं, और जब वो पहले जल्दी पता चल जाती है तो जल्दी हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी हम, ऐसा नहीं है आज के समय में कि कैंसर जो है वो इनक्योरेबल डिजीज़ है, हम उसे क्योर कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे क्योर कर सकते हैं अगर वो अर्ली स्टेज में पता चल जाए। तो स्क्रीनिंग जो है इसका एक बहुत अच्छा माध्यम है। अगर स्क्रीनिंग करती रहे, और जो महिलाएं जिनको मेनोपॉज हो गया है तो मेनोपॉज के बाद भी हर साल उनको स्क्रीनिंग टेस्ट कराना ज़रूरी है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद जो है वो कैंसर के रेट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो स्क्रीनिंग के माध्यम से अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आजकल स्क्रीनिंग कराने से ही लोग डरते हैं। लोग सोचते हैं अरे पता नहीं क्या निकल जाएगा बॉडी में। बॉडी में क्या निकलेगा, जो होगा वही निकलेगा क्योंकि अगर हम पहले नहीं कराएंगे तो बाद में हमें उतना ही कष्ट झेलना पड़ेगा। आपने देखा होगा ना कि कोई चीज़ अगर कहीं पे कोई गंदगी है तो अगर कम है तो उसको सफाई करने में कम समय लगता है, ज़्यादा हो जाएगा तो हमें उसको साफ़ करने में ज़्यादा मेहनत और समय देना पड़ता है। तो ऐसे ही है कि अगर कैंसर कोशिकाएं अभी डेवलप हो रही हैं, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो कैंसर है, कैंसर सेल्स की एक विशेषता है कि इन जो नॉर्मल चीज़ जो सेल्स हमारे बॉडी में होती हैं वो अपनी जगह में काम कर रही हैं, वो इंटरफेयर नहीं करेंगी दूसरी कोशिकाओं के कार्य में या बॉडी में दूसरी जगह मूव नहीं करेंगी। लेकिन कैंसर सेल्स क्या करती हैं, ये ग्रोथ तो कर रही हैं, लेकिन ये क्या होगा, ब्लड के माध्यम से या लिम्फ के माध्यम से पूरी बॉडी में मूव कर देगा। और इसकी वजह से मेटास्टेट्स आपने सुना होगा, आपने देखा होगा ना, सुना होगा कई बार कि कैंसर जो है वो एक ऑर्गन में हुआ लेकिन वो मल्टीपल ऑर्गन में चला जाता है। तो कैंसर की जो सेल्स हैं वो जहाँ डेवलप हुई वहाँ से ब्लड के थ्रू दूसरी अदर एरिया में ऑर्गन में भी पहुँच जाती हैं, और इस तरीके से वो वहाँ पे भी अपनी कोशिकाओं को बढ़ाने लग जाती हैं। तो जब मेटा स्टेट्स आती है तो कैंसर सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जितना देर में हम स्क्रीनिंग कराएंगे, जितना देर में हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उतना ही सर्वाइवल रेट कम हो जाएगा और उतना ही जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि कैंसर से डरे ना। कैंसर जो है, अगर कैंसर की समस्या बढ़ती जा रही है, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी उतनी ही टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती जा रही है। कैंसर का जो ट्रीटमेंट है आज के टाइम पे क्यूरेबल है। अगर शरीर में ऐसा लग रहा है कि जो पहले नहीं होता था और अब हो रहा है, उन साइन को समझिए, लापरवाही ना करें और जागरूक रहें अपने शरीर के प्रति। बीच बीच में अपना टेस्ट कराते रहें। जो व्यूवर्स हैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने जीवन शैली में योग को ज़रूर अपनाएं। जितना भी उनको समय लगता है, सुबह शाम थोड़ा बहुत भी योग अभ्यास करते हैं तो काफ़ी हद तक वो बहुत सारे, केवल कैंसर नहीं, और भी जो जीवन की समस्याएं हैं, शारीरिक हो या मानसिक, उनसे, क्योंकि आज के समय पे उनसे बच सकते। अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज लेके आइए, हेल्दी डाइट के ऊपर ध्यान दीजिए, योगाभ्यास करें। कोई भी अगर वो योगाभ्यास नहीं करना चाहते तो कोई अदर एक्सरसाइज वो कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में, तो जिससे वो अपने आप को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, जिस तरीके से आपने फीमेल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बताई है हमारे व्यूअर्स को और हमें। मुझे लगता है कि इस एपिसोड को देखने के बाद हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा होगा, बहुत अवेयर हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का।
अगर आपके सराउंडिंग में कोई भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमको मैसेज कर सकते हैं। हम आपको अपने एक्सपर्ट के माध्यम से काउंसलिंग करवाने का प्रयास करेंगे। आप उनको इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं ताकि वो इस प्रॉब्लम से जूझने के लिए उनको ताकत मिल सके। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक द वैदिक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप इस कंटेंट से जुड़े रहें और इस तरह का पॉडकास्ट हम लाते रहें। अगर अभी तक आपने द वैदिक शो का इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको हमारे वीडियो के शॉर्ट वर्जन मिलते रहेंगे। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए एक्सपर्ट के साथ एक और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। नमस्कार।